राय बुलेटिन में सबसे पहले बात डीएनए पर छिड़े संग्राम की करेंगे। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने अपने समर्थकों के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथ में अपना ब्लड सैंपल भी ले रखा था। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और उनके समर्थकों ने दिलावर के बयान के खिलाफ उनके आवास तक मार्च के लिए उन्हें मार्च किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर बवाल। भाजपा के हाईकमान को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ऐसा मंत्रिमंडल में ऐसा मंत्री जो समुदाय विशेष को डीएनए के लेकर सवाल करता है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री पद पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड सैंपल लेकर सड़क पर उतरे राजकुमार रोत। मंत्री मदन दिलावर के आवास तक किया मार्च। भारत आदिवासी पार्टी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने समर्थकों के साथ सांसद राजकुमार रोत मदन दिलावर के आवास की तरफ कूच कर रहे थे। उनके हाथ में ब्लड सैंपल भी था जिसे वो मंत्री जी को देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। भाजपा के हाईकमान को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ऐसा मंत्रिमंडल में ऐसा मंत्री जो समुदाय विशेष को डीएनए के लेकर सवाल करता है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री पद पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे राजस्थान का एजुकेशन डिपार्टमेंट का ठप्पा बिठा देंगे ये लोग। हम चाहेंगे उनको पद से हटा दिया जाए। और ये बात आज यही नहीं, आज तो थोड़ा सा है, आने वाले समय में विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी और लोकसभा के अंदर भी ये सैंपलिंग भेजा जाएगा। जिस तरह से आदिवासी समुदाय पे लांछन लगाने। इसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां ले समर्थक लामबंद नजर आए। मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक राकेश मीणा उनके साथ थे। राजकुमार रोत का साफ शब्दों में कहना था कि मंत्री जी ने आदिवासी समुदाय का अपमान किया है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस बाबत जब जयपुर में मंत्री मदन दिलावर से बात की गई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अस्पताल में जाएं, कहाँ जाएं, मुझे क्या पता है क्या लेकर जाएं। वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा उनमें हस्तक्षेप नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो उनकी पार्टी कार्यकर्ता है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या राजकुमार रोत अपने आप को हिंदू नहीं मानते या फिर इस विवाद के पीछे क्या कुछ कारण है? वो उन्हीं से पूछिए। आप क्या कुछ कहेंगे? वो आपसे आज ब्लड सैंपल देने के लिए आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे। मैंने तो वेट किया था 9 बजे तक, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। ये ऐसा इस तरीके से राजकुमार रोत का बयान है। वो उन्हीं से पूछिए। मंत्री दिलावर अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीएपी सांसद राजकुमार रोत आदिवासी समाज के लिए आवाज बुलंद किए हुए हैं। राजकुमार रोत का साफ कहना है कि वो अपना ब्लड सैंपल या तो मदन दिलावर को देंगे वरना संसद में पीएम मोदी को दिया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में डीएनए का मुद्दा बीजेपी की राह में रोड़ा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो देखा आपने किस तरीके से डीएनए पर रार छिड़ा था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नियुक्तियों पर क्रेडिट वार की करेंगे। जयपुर के मानसरोवर इलाके में रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। कविता मीणा अध्यापिका लेवल 2 परीक्षा की तैयारी और सफल करार करना चाहते हैं। संजय कुमार जिम्मेदारियों को संभालने के साथ जयपुर में रोजगार उत्सव का आयोजन। आप सबको तकरीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खास बात है। युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े युवा। स्वागत करते हैं।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने युवाओं को उपहार दिया है। सीएम ने राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन कर सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए करीब 20,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सभी जिलों में आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने मेहनत और परिश्रम की है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपने परीक्षाएं पास की हैं। मैं एक बात और अंत में आपसे कहूंगा कि आप ये मानिए, हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। पीएम रोजगार उत्सव की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की शुरुआत कर चुके हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि 6 महीने के दौरान प्रदेश के 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जल कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें, और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा, और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। हम ये भी कहने वाले हैं कि आपके द्वारा जन कल्याण का अर्थ जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। जन कल्याण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे उनके जीवन स्तर को सुधार सके। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि भविष्य में हर नई भर्ती में सिलेक्ट हुए युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बड़े समारोह किए जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम सारी बातों को हम जानते हैं, सारी बातों को हम महसूस करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उन 4 उंगलियों को भी देख लिया करो कि वो अपनी तरफ आती हैं, तो हमसे जनता की, सरकार की, हमारे भाइयों की हमसे क्या अपेक्षा है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब इस क्षेत्र में आ गए तो हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी ऊपर वाले की तरफ देखते हैं। ऊपर वो क्या कर रहा है, ऊपर उसकी क्या है, ऊपर वाले के साथ देखिए, उनके ऊपर वाले जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम करके उनका अनुसरण करके हम भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये भाव भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व और भी है, जो हमारे पीछे बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हम क्या संज्ञा देना चाहते हैं, ये भी हम सभी को सोचना है। क्योंकि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अच्छा काम करते हैं, हमारे किसी भाई को अवार्ड मिलता है, हमारी बहन को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए, उसको भी अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी सेवा के कारण उनको किस तरह का उनका होता है, कहीं कोई निलंबित होता है तो कहीं किस तरह से पकड़ा जाता है, तो जरा उनकी तरफ भी देखें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक सच्चे नागरिक बनने के लिए, एक सच्चा जन सेवक बनने के लिए, सच्चा एक हमारा काम करने के लिए हमें कुछ बातों को देखना होगा। आज इस किताब में कुछ ना कुछ आपको दायित्वों के लिए आह्वान कराने के लिए एक किताब पुस्तक आप सभी को मिली है। वहीं रोजगार मेले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। डोटासरा का कहना है कि सीएम कांग्रेस सरकार में हुई भर्ती में चयनित युवाओं को रोजगार उत्सव में ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। ये जो 7,000 नियुक्तियों के लिए जो ढोल पीट रहे हैं, ये 7,000 नियुक्तियां वो हैं जिनकी परीक्षाएं हमारे समय में हुई, कांग्रेस के समय में हुई, रिजल्ट कांग्रेस के समय में आया और उनकी नियुक्तियां भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डिग्रियों की जांच हो रही थी या अन्य कई कारण थे जिसकी वजह से वो उस टाइम
उनको नौकरी नहीं दे पाए या कोर्ट केसेस थे जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए, वो कुछ लोग हैं जिनको ये अपनी उपलब्धि और अपने द्वारा सरकारी नौकरी देना बता करके ढोल पीट पीट के आज सरकारी खर्चे का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र के बहाने झूठा माहौल बनाने का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार हर महीने अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकालने का दावा कर रही है। बहरहाल नियुक्ति पत्र के बहाने प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात डोटासरा को मिले चैलेंज की करेंगे। बिजली पानी के संकट को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया। मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि बिजली पानी पर डोटासरा को मेरे सामने लाकर बहस करा लो। देखिए रिपोर्ट। गोविंद सिंह डोटासरा को ऊर्जा मंत्री का चैलेंज। मंत्री हीरालाल नागर ने दी बहस की चुनौती। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो। बिजली पानी पर सामने आकर के बहस की चुनौती। टोंक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे तो थे सीएम के 30 जून के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर उनसे रिएक्शन मांगा, जिसके जवाब में उन्हें बिजली पानी के मुद्दे पर उन्हें सामने आकर के बहस की चुनौती दे डाली। दरअसल बिजली पानी को लेकर डोटासरा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी में क्या किया। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार में जेजेएम के लिए 20 करोड़ रुपए देने का जिक्र किया और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर विद्युत विभाग को 150 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय हमारे उपक्रम है, उनके साथ एमओयू किए हैं और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो, थर्मल हो, विंड हो, ये सब योजनाएं दे करके हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजना बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का काम किया। दरअसल 30 जून को सीएम भजनलाल शर्मा टोंक दौरे पर आने वाले हैं, जहां सीएम एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसान को सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनके दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले मंत्री जी ने पीसीसी चीफ डोटासरा को ही बहस की चुनौती दे डाली। अब देखना ये होगा कि डोटासरा उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और अब बात विस्तारकों को मिले सम्मान की करेंगे। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर विस्तारकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। बैठक में लोकसभा चुनावों के नतीजों पर समीक्षा करने के साथ ही विस्तारकों से सुझाव भी लिए गए। वहीं आगामी उपचुनाव, पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में 200 विधानसभा के करीब 180 विस्तारक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विस्तारकों ने लोकसभा परिणामों को लेकर आपसी भीतरघात और टिकट वितरण में जातीय समीकरणों को नजरअंदाज करना समेत कई कारणों का जिक्र किया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में जीतने के दावे को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि अपोजिशन जो कहता है उसे कहने दे, हमें जो काम करना है वो हम करेंगे।
कि जो कार्यक्रम है, लगातार फीडबैक लेना, क्या काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है, ये लगातार वैसे भी हम लोग पहले भी करते आए हैं और आज उसी में आज इस कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रदेश भर में 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे हैं। नए कानून लागू होने के साथ ही प्रदेश में कितनी तैयारी है, इसे लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए कानून में बदलाव कर रहे हैं। साथ ही कहा कि 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून को बदल दिया गया है। एक तारीख से नए कानून प्रावधान में लिए जा रहे हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और हमारे साथ में इस समय प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल। जो नए कानून 1 जुलाई से प्रावधान होने जा रहे हैं, रूल में लाने जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, हमारे लिए एक वकील होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे लिए बहुत ही फख्र का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 150 वर्ष के पुराने कानून को बदला, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, और उनको नए रूप में नई आवश्यकता की, समाज की आवश्यकता के अनुसार लाए। पहले सिर्फ सजा पे ध्यान दिया जाता, अब न्याय पे ध्यान दिया जाएगा। फरियादी को भी न्याय मिले, अभियुक्त को भी न्याय मिले, और न्याय व्यवस्था में भी तुरंत न्याय हो। डिले डिफीट जस्टिस, उसको मेन आधार बनाया गया है। डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए, पारदर्शिता से न्याय मिलना चाहिए, और जो न्याय व्यवस्था है उसको लोगों का विश्वास और बढ़े, केसेस की पेंडेंसी जल्दी से जल्दी समाप्त हो। जिन केसेस में सरकार पक्षकार है और कोई उसमें मुख्य रूप से कोई विवाद नहीं है या कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन केसेस को भी तुरंत निपटाएंगे। तात्पर्य यह है कि हमारी पेंडेंसी जो केसेस की वो कम से कम की जावे। देखिए, प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है नए जो कानून हैं उनको 1 जुलाई से अमल में लाने के लिए, यह कहना है विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल का। कैमरामैन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। उधर झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके साथ ही झालरापाटन के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और आनंद धाम मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री ओटाराम देवासी मंदिरों की पुरातात्विक महत्व और कलात्मक शैली को देखकर अभिभूत हो गए। ओटाराम देवासी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि इतने पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जिले का उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया। यहाँ की समस्याओं के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। विभाग मेरे पास था उस समय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी महारानी जी, जिनकी प्रेरणा से यहाँ जो डेवलपमेंट और विकास, मंदिर के जितने भी काम हुए और झालावाड़ के अंदर, बारा के अंदर जो काम हुए और पूरे राजस्थान में काम हुए, ऐसी बात नहीं थी कि पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम हुए। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर व्यापारी की कार पर पथराव हुआ है। कार को रोककर 4 बदमाशों ने पथराव किया। सामान से भरी कार लूटने की कोशिश की गई। बदमाशों के पथराव में कार के शीशे भी टूट गए। आसपास के लोगों के आने से बदमाश फरार हो गए। बलवाड़ा गांव के पास यह घटना घटी है। इको कार में किराना का सामान भरकर व्यापारी लेकर जा रहा था। सामान को लूटने की कोशिश व्यापारी के पास से बदमाशों के द्वारा की गई, लेकिन राहत की बात यह है कि उस दौरान वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसके चलते बदमाशों को वहां से भागना पड़ गया। हालांकि ये बदमाश कौन थे, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि कुल 4 बदमाश थे, जिन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कि व्यापारी डर जाए। चूंकि कार में कुछ सामान रखा हुआ था किराना का, उसे लूटने की कोशिश की गई। तो किस कदर बदमाश बेखौफ हैं, इसकी एक और बानगी सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर 4 बदमाश एक कार को रोकते हैं और उस पर पथराव शुरू कर देते हैं। कार में रखे सामान को लूटने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पर ग्रामीणों के पहुंचने से वो फरार हो जाते हैं।
और अब बात नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर हर दिन नए और बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब इसके तार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ने लगे हैं। यहां के छात्रों में बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। बड़ा खुलासा हो रहा है। दूसरे दिन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सन्नाटा छाया हुआ है। इस खुलासे के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 8 से ज्यादा छात्र पुलिस के जांच के दायरे में हैं, जिनसे दिल्ली और मुंबई पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं 2 छात्र छात्राएं मुंबई पुलिस की कस्टडी में हैं। हालांकि अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि जांच एजेंसियों ने नहीं की। सूत्रों की माने तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 2019 से लेकर 2022 बैच तक के कुछ छात्र छात्राएं डमी कैंडिडेट के तौर पर इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं, जिनमें से एक छात्र और एक छात्रा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। परीक्षा 4 मई 2024 को हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी इस कार्यालय द्वारा। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का घोटाला उजागर होने और उसके तार झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से जुड़ने के खुलासे के दूसरे दिन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिनमें से 8 छात्रों को पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की हिरासत से जमानत मिल गई, तो वहीं एक छात्र और एक छात्रा मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, जिनसे मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। लेकिन इस सारे घोटाले के उजागर होने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अधिकारी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। सारे घटनाक्रम के सामने आने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों पर भी इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। लेकिन अब जांच एजेंसियों का दायरा कुछ अन्य छात्रों की ओर भी हो सकता है, इसलिए मुंबई और दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस इस सारे घटनाक्रम और सारी जांच की दायरा सीबीआई को सौंपने की तैयारी में है। अब सीबीआई इस सारे घोटाले की जांच अपने स्तर पर कर रही है, तो वहीं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस घोटाले की कई और अन्य परतें भी सामने आए। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। और अब बात उन सड़कों की जो बारिश के बाद दरिया बन गई। राजस्थान में पहली ही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई जिलों में तो हालात ऐसे हैं मानो सड़क पर नदी बह रही हो। ये तस्वीरें देखिए, जलभराव से कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 जिलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से पहली बारिश के बाद से ही सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं और कई जगहों पर तो सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में बारिश काल। राजस्थान की मानसून की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन इससे कई जिलों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई जिलों में सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। पहली ही बारिश में प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और घरों, दुकानों से लेकर थानों तक में सैलाब आ गया है। पीक में तो बरसात ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से जलभराव का आलम ये हुआ कि पूरा का पूरा थाना जलमग्न हो गया और थाने की फाइलें पानी में तैरने लगी। साथ ही थाने में रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं धौलपुर जिले में जोरदार बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है।
सुबह से ही भारी बरसात से हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पाली में भी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। जिले में पहली बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी। नालों की सफाई न होने की वजह से सड़कें नदी जैसी बन गई हैं। बात अगर चूरू की करें तो रतनगढ़ में झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन ज्यादा पानी बरसने से सड़कें दरिया बन गईं। साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 36 मिलीमीटर से रतनगढ़ में बाढ़ आ गई है और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और प्रदेश में कई जिलों का हाल जलभराव से बेहाल है। ऐसे में मॉनसून के आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभी तो बारिश की शुरुआत है और शुरुआत में ही अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। अनूपगढ़ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर श्री विजयनगर के गांव सुखचैनपुरा 3 के एसडी के गांव के लोग बरसाती पानी के भराव से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति और प्रशासनिक अधिकारियों को गांव में जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि थोड़ी ही बरसात में गांव में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है और गांव के बीचों बीच लगे बिजली के ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाता है, जिससे पूरे गांव में करंट फैलने की भी आशंका बनी रहती है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश के बाद जल भराव हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को, प्रशासन को इसे लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद सुध नहीं ली गई। सुनिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण। पानी निकलने के लिए है नहीं जगह, पाइप आई हुई है, प्रशासन लगा नहीं रही और हमारे घरों में छप्पड़ का पानी आ जाता है और पास में वाटर सिटी की है, उसमें पानी एक साथ गल जाता है और ट्रांसफार्म हमारे घर के पास में है, उसमें 2-3 फुट पानी चढ़ जाता है। जे जान को हानि होगी तो प्रशासन जिम्मेवार है। आप कृपया करके, और पाइप आई हुई है 4 महीना हो गया, लगा नहीं रही है। हम आज बीडीओ के पास गए थे विजयनगर के पास, विजयनगर वो कह रहे हैं हमारे पास तो एक है नहीं, टाइम नहीं है, 20 दिन लगेंगे, कभी कितने देंगे। सेक्रेटरी, यही बात सेक्रेटरी बोल रहा है। जहां वो कृषि मंडी में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी करेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कल दौरा होने वाला है टोंक का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और उससे पहले लगातार जायजा लिया जा रहा है तैयारियों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जून को टोंक दौरे पर रहेंगे और कृषि मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत किसान सम्मान निधि योजना का यहां से शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश के 65 लाख किसानों को पहली किस्त 1000 रुपए के रूप में यहां से बटन दबाकर प्रदेश के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आप देख सकते हैं कृषि मंडी में यहाँ पंडाल तैयार किया जा रहा है। ठीक इसके पास में स्टेडियम है, वहाँ हेलीपैड बनाने की तैयारियां हैं और ये पंडाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ मंच बनाने से लेकर कुर्सियां लगाने से लेकर और तमाम तरह की जो दौरे के पहले, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ इन पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एसडीएम से लेकर के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए थे। सीएम सिक्योरिटी के जो लोग अधिकारी है वो यहाँ आकर के पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और तमाम जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ वो पूरी इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। पंडाल है वो सजकर तैयार हो रहा है। 30 जून को कृषि मंडी प्रांगण में ये सभा स्थल बनाया जा रहा है। यहाँ तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ रहने वाली है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए जो चुनावी वादा किया था कि किसानों को लाभ देने की कोशिश और किसानों को सम्मान निधि पहुंचाने की जो योजना थी वो यहां से शुरुआत होगी। 65 लाख किसानों को 1000 रुपए पहली किस्त के रूप में उस योजना का यहां से शुभारंभ किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
अगली खबर नागौर से है, जहां पर महिला थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है और इसी मामले में पीड़िता को एक हेड कांस्टेबल द्वारा बार बार थाने बुलाया जा रहा था। पीड़िता का आरोप है कि बयान दर्ज करने के नाम पर उसके साथ छेड़खानी की गई। बने वो बताओ आप। वो कि मेरा मुकदमा 30 तारीख को दर्ज हो गया था, 29 को मैं एसपी पास गई, 30 को मेरा दर्ज हो गया, मई को 30 मई को दर्ज हो गया। फिर कंटिन्यू मई को वहाँ से बंसी जी का फोन आया कि आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आपके साथ में गवाह को भी लाना पड़ेगा। फोन करने वाले कौन है? महिला थाना के कर्मचारी है? हाँ कर्मचारी है, बंसी जी नाम उनका। अच्छा, आपके फिर जांच अधिकारी कौन है? जांच अधिकारी कोई नहीं था वहाँ पे, बंसी जी नहीं मिला मेरे, बंसी जी ने ही बात की मेरे से। फिर मैं उस टाइम तो मेरे से बस नॉर्मल बात की, मेरे साथ मेरे वो बयान जो गवाह थे उनको भी लेके गई कि मेरे साथ ये घटना हुई थी मारपीट के लिए, उनके घर पे रह रही हूँ तो उनके साथ में मेरे साथ मारपीट की, उनको लेके गई, मेरी सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने बिल्कुल ही, और उस टाइम हमें घर से वापस निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वापस मुझे फोन किया बंसी जी ने कि आप वापस आइए, हमें बयान लेने हैं आपके। तो उस टाइम हम मेरे बयान ले लिए और जिसके घर में मैं रह रही थी उनसे सिर्फ साइन करवा के छोड़ दिया, उनसे बयान नहीं लिए, खाली पेज पे साइन करा लिए बस। फिर मुझे वापस फोन करके कहते कि तू फोन नहीं करेगी, मैं फोन करूंगा तो तेरे को आना पड़ेगा, नहीं तुझे फोन करना पड़ेगा, मैं फोन नहीं करूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा जिन्होंने आपको बुलाया? हाँ, कि मैं फोन नहीं करूंगा तेरे को और तेरे को यहाँ आना पड़ेगा। फिर मैं गई सर। यहाँ कहाँ के लिए? थाने के लिए, थाने में, महिला थाने में। मैं जिस दिन गई ना सर, उस दिन कोई नहीं था, मतलब वो कोई 2-3 आदमी बैठे थे, उनको बाहर निकाल दिया था उस टाइम। मेरी सुनी, ये मेरे साथ मकान मालिक ने, वो भी गए, उनको भी बाहर निकाल दिया। ये आपके उस मामले में गवाह है? गवाह है, ये मेरे मकान मालिक ही है। जो बस वो उन्होंने बस बातचीत की, तेरा केस मेरे पास आ गया है, मैं सब सल्टी वाला कर दूंगा, जो तू चाहेगी वैसा वैसा हो जाएगा, बस मेरे कहे मुताबिक चल, ये सब मुझे कहते हैं सर। फिर ठीक है, फिर वो थोड़े से चाय वाय मंगाई, चाय वाय पिए तो मुझे सर यूं टच करते हैं, कभी हाथ पकड़ते, मैं कि सर ये क्या है, आपने मुझे बयान के लिए बुलाया तो बयान लो, फालतू हरकतें क्यों कर रहे हो आप। ये कहा सर मैंने उनको, तो कह रहे हंगामा मत कर, जोर से मत बोल, ये करके मुझे दबा दिया सर। अच्छा, जिस समय थाने बुलाया, जैसा ये बता रहे हैं कि थाने बुलाया, तो आप साथ गई थी? जी सर, मैं साथ में गई थी इनके, मैं इनके साथ ही गई थी और हमें पहली बार बोला कि आओ बैठो, और हमारे बाद में काफी लोग आए, लेकिन उनके पहले सर कार्रवाई कर रहे थे, हमारी नहीं करी, हमें 1-1.5 घंटा थाने में ही बिठाए रखा। फिर हमारे भी क्या बच्चे हैं छोटे, तो हमने कहा कि स्कूल से आ गए होंगे तो हमें जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग चले जाओ, लेकिन वापस आ जाना घंटे भर में। ये पहली बार बुलाया तब की बात? हाँ, पहली बार। फिर हम लोग घंटे भर बाद में वापस गए, तो उन्होंने तब भी मतलब दूसरों को, जिसे दूसरे लोग जो बैठे थे उनको ही निपटाने में लगे थे, हमारी बात नहीं। जब वो सब सारे चले गए फिर हमारी से उन्होंने बात। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां डॉक्टर को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जल्द ही अमीर बनने के चक्कर में लॉरेंस गैंग का नाम यूज करते हुए अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम से डॉक्टर से फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमको डॉक्टर पारस जैन के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम पर धमकी देकर उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, जिस पर मुकदमा नंबर 474/23 दर्ज किया गया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर ही मुलजिम हरीश पुत्र श्री हेतराम निवासी फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। जो अक्यूज्ड है वो उसने अनमोल और रोहित गोदारा के नाम का उपयोग किया था, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा पारस जैन से इसी प्रकार से धमकी देकर रुपए मांगे गए थे। इसका विरोध किया। लोगों ने ठेका खोलने के खिलाफ जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में पहले से एक शराब का ठेका है, जिस पर आए दिन असामाजिक तत्व हुड़दंग करते हैं। अब दूसरा अवैध ठेका खोला जा रहा है। मोहल्ले में दूसरा ठेका खोले जाने को लेकर लोगों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सर, यहाँ पे क्या है ना, पहले एक ऑलरेडी एक ठेका खुला हुआ, पहले वहाँ पे लोग शरारती तत्व आते हैं, शराब पीते हैं, उत्पादों में जाते हैं। अब नया ठेका अभी एक और लॉन्च हो रहा है कि
जो कि दुकान लाइसेंसी नहीं है, ये रिहायशी इलाका है, इसमें दुकान की मंजूरी नहीं है, फिर भी इन्होंने ठेका खोलने की मंजूरी ले ली और यहाँ नया ठेका खुल रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे सब माई बाप, बहन बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं और पारिवारिक लोग रहते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होगी। तो शराब के नशे में पहले से जो शराब का ठेका है वहां पर लोग हुड़दंग करते हैं, आए दिन वहां पर लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है और ऐसे में दूसरा ठेका खुलने का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए और इसी को लेकर लगातार लोगों की ओर से विरोध करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया है और साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर शराब का ठेका खुलता है तो आंदोलन करेंगे।